नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे आप देख रहे हैं। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। देखेंगे बाजारों की शुरुआत आज किस तरह से हुई है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्यों सरकार का फोकस ऐसे वर्ग पर है जो अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे से बाहर थे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइंस पर निगाह डालते हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर। आज से नई दर लागू, सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। राजस्थान सरकार ने वैट में 2% की कटौती का ऐलान किया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया। महंगाई 2024 के अंत तक 4% के करीब पहुंचने का अनुमान। पेटीएम आज से नहीं कर पाएगा कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लेकिन यूपीआई हैंडल पर कोई असर नहीं होगा। एनपीसीआई ने पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर दी मान्यता। पेटीएम यूपीआई हैंडल अब एस बैंक के जरिए रूट किए जाएंगे। और सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन आज गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो कुछ टॉप लाइंस इस पर हमारी निगाह रहेगी और विस्तार से आपको इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे और इनका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला लिया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित किया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर जनता खुश नजर आ रही है। उपभोक्ताओं ने सरकार के पेट्रोलियम के दामों में कमी के फैसले को बेहतर बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर के अनुमान में बढ़ोतरी की है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में अब बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अब 6.5% से बढ़ा करके 7% कर दी है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपना मजबूत विस्तार जारी रखेगी। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि जुलाई से दिसंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। फिच ने उम्मीद जताई है कि 2024 के अंत तक भारत की खुदरा महंगाई दर धीरे धीरे घट करके 4% के करीब आएगी। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में खासकर भारत की ग्रोथ मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में 7.8% रह सकती है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि आरबीआई जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट्स घटा सकता है। इस बीच फिच ने चीन के 2024 के पूर्वानुमान को 4.6% से घटा दिया, 4.5% कर दिया। आपको बताएं कि हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया था। 6.1 पहले का अनुमान था, उसके बाद मूडीज ने इसे 6.8% कर दिया। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यूनिकॉर्न समिट का आयोजन किया गया, जिसमें G20 शेरपा अमिताभ कांत शामिल हुए। कार्यक्रम में चर्चा की गई किस तरह से पिछले 10 सालों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई, साथ ही अगले 10 सालों में कैसे इसे और बढ़ावा देना है, इस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीआईआई के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि भारत में यूनिकॉर्न यात्रा के अगले चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जुड़ने की संभावना है, जो 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में 5 करोड़ नई नौकरियां भी जुड़ सकती हैं। आपको बता दें कि भारत में पहला यूनिकॉर्न 2011 में देखा गया था और एक दशक बाद भारत ने अब 100 यूनिकॉर्न्स का आंकड़ा पार कर लिया। जनवरी 2024 तक 113 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन $350 बिलियन का है। यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनी जिनका वैल्यूएशन $1 अरब यानी करीब करीब आज के बाजार मूल्य से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं अमिताभ कांत ने स्टार्टअप इंडिया में महिलाओं की भागीदारी को अहम बताते हुए कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर स्टार्टअप इंडिया में अपना योगदान करें। To be a $10 trillion economy and wants to be a $35 trillion economy by 2047, you can't grow without women. And women to be in leadership position, and that's why in G20 we convinced everybody in the world that it has to be women-led development.
And in the case of startup, it has to be women disruption startup movement. Women are outperforming men in every single walk of life in India. You know, every competitive examination from 10th standard to the IAS, women do better than men. और भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक्स पर, आपको याद होगा कि बैन लगा दिया था। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पहले बैंक ने डेडलाइन 29 फरवरी तय की थी, अब जिसे बढ़ा करके 15 मार्च कर दिया गया था। आज 15 मार्च है। हालांकि ये डेडलाइन अब आ चुकी है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के कस्टमर कंफ्यूज्ड हैं। कई लोगों को लग रहा है कि पेटीएम बैंक्स पर बैन लगने से पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा। वहीं पेटीएम मनी, वॉलेट आदि का इस्तेमाल आप कर पाएंगे या नहीं, इसको भी लेकर के कई सारे सवाल हैं। ये बैन पेटीएम बैंक्स पर लगाया गया है, पेटीएम पर नहीं लगाया गया। इससे पेटीएम ऐप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दे रहे हैं। एनपीसीआई ने दरअसल पेटीएम को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर मान्यता दे दी है। 4 बैंकों के साथ पेटीएम का करार भी हो चुका है। पेटीएम की यूपीआई सेवा पहले की तरह से जारी रहेगी और एस बैंक के जरिए रूट होगी। इसका मतलब यह है कि आप पहले की तरह सभी बिल पेमेंट्स और रिचार्ज के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पेटीएम ऐप की दूसरी सभी सर्विसेज जैसे मूवी टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 15 मार्च यानी आज के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाएंगे। आरबीआई के आदेश के अनुसार 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वॉलेट में कोई नया डिपॉजिट या फिर क्रेडिट नहीं हो पाएगा। आसान शब्दों में अगर आप समझें तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट में पैसे जमा करते थे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बैंक ने अब ग्राहकों को सलाह दी है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट से मौजूदा जो रकम है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हालांकि आप पेटीएम बैंक का जो वॉलेट सर्विस है उसका इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं। यानी जो बैलेंस आपके वॉलेट में है उसे आप 15 मार्च के बाद भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए आप पेमेंट करते रहे थे ऑनलाइन, उसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी। पेटीएम ने पेमेंट करने के बाद यूजर्स को जो कैशबैक, रिफंड या फिर रिवॉर्ड जैसे बेनिफिट्स मिलते थे वो भी मिलते रहेंगे। हाँ, ये है कि जो 15 मार्च के बाद आप पेटीएम फास्टैग न तो आप उसको टॉपअप कर सकते हैं और न ही मौजूदा बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सर्विस 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगी, इसलिए आप किसी ऑथराइज्ड बैंक से नया फास्टैग खरीदना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी या फिर किसी स्कीम के पैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आ रहे हैं तो 15 मार्च के बाद ये बंद हो जाएगा। इन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की जगह कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज की पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से रूबरू हुए और 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन बांटा। इस अवसर पर पीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा कि कोरोना के दौरान जो रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देश ने देखी है, उसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है।
दिल्ली के JLN स्टेडियम में जुटे हजारों रेहड़ी पटरी वालों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों की समृद्धि की गारंटी के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के 1 लाख लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि ट्रांसफर की। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। महामारी की चुनौती से निपटने में पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई। अब इसी योजना की मदद से देश भर के स्ट्रीट वेंडर अपने कारोबार को विस्तार दे रहे हैं। पीएम की इस सौगात से उनमें खुशी का माहौल है। फायदा तो यह है कि हमारी जरूरतें उससे जो हम पूरी कर सकते हैं, अपना माल डाल सकते हैं। वरना मैं नहीं मानता कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो काम करा है वो और कोई सरकार करती है। लोन 3 बार मिला, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अपना रोजगार करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हमें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता था, हम जाते थे भगा देते थे, और जब से ये स्वनिधि योजना लागू हुई हमें लोन भी मिला और लोन के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया। इससे हमारे कपड़े खरीदते हैं, बाजार लगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी काम करेंगे। कभी ऋण हासिल करने के लिए परेशान रहा करने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि सशक्तिकरण की मजबूत सीढ़ी बनी है। इनके परिवारों के लिए भी मोदी सरकार की इस सौगात से अवसरों के नए द्वार खुले हैं। धीरज और तापस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर लगातार कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ये जो बैंकिंग की इकोसिस्टम में बदलाव मोदी सरकार ने किया, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जब हम ट्विन बैलेंस शीट समस्या से जूझ रहे थे, लगातार 10 सालों तक हमने बहुत सारे एनपीएस के संबंधित प्रॉब्लम्स देखी। सरकार ने ऐसे लोगों पर भरोसा करना शुरू किया जो समाज में निचले पायदान पर आते थे। मुद्रा योजना से शुरुआत हुई, उसके बाद आपको याद होगा कि 59 सेकंड्स में लोन पास होने वाली योजना, उसके बाद फिर पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया, और यह स्वनिधि काफी लोगों को प्रभावित कर रही है। इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में आपका ओवरव्यू, उसके बाद फिर मैं डिटेलिंग पे आता हूं सर। देखिए, आज हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। अब वो विकास कैसा, वो समावेशी विकास हो, और समावेशी विकास होने के लिए जरूरी है कि वित्तीय समावेश, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, उसकी शुरुआत तो इनफैक्ट 2014 में जनधन योजना जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, और उसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट इस देश में खुले। और उसमें किन लोगों के अकाउंट्स खुले जो पहले कभी बैंक की तरफ जा भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा खाता खुलेगा। उसमें बिना किसी पैसे के, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के उनके अकाउंट्स खोले गए। फिर उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आई, और साथ में आई मुद्रा योजना, जिसमें 3 तरह के लोन, छोटे लोन, मध्यम लोन, थोड़े से बड़े ऋण बांटे गए, जिससे लोग अपना छोटा मोटा काम धंधा व्यवसाय चालू कर सकें। अगर उसमें व्यवधान है तो उसको वो पूरा कर सके, उसको दूर कर सके। अब इसकी स्वनिधि योजना की हम बात करते हैं। स्वनिधि योजना 90 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण बांटे गए। 90 लाख लोग कौन हैं जिनको कि ऋण बांटे गए? वे लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं,
वे लोग हैं जो कि आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे, जी जी। चाय बेचते हुए, पकोड़े बेचते हुए, फल बेचते हुए, या आमलेट बनाते हुए, या छोटे मोटे जो काम है वो करते हुए मिल जाएंगे। आज तक इस देश में इस वर्ग के लिए किसी ने नहीं सोचा। वो मैं कहूंगा कि वित्त व्यवस्था से बिल्कुल बाहर थे। जी जी। वो बैंक से ऋण लेने का सोच भी नहीं सकते थे। जी। और अब प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है उसमें उनको बिना किसी गारंटी के जी लोन मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। और लोन मिलने के साथ साथ आसान किस्तों पर लोन का भुगतान और साथ में कम ब्याज दरों पे लोन मिलना और सुगमता से मिलना, ये इस स्कीम की योजना की खूबी है। और अब जो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है कल परसों में, जो पोर्टल से क्या होगा कि वो पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे, लोन का स्टेटस क्या है वो पता लग जाएगा। तो स्पीड और पारदर्शिता दोनों चीज का ध्यान रखते हुए इस योजना को अग्रसर किया जा रहा है। न मिडिल मैन है, न कहीं कमीशन देना है, न कोई बिचौलिए हैं। और अभी आपने जो विजुअल्स दिखाए, लोगों के चेहरों पर खास करके खुशी और चमक देखते हुए बनती। और प्रोफेसर साहब, जब वो टैग लगा करके अपने दुकान में रखते हैं पीएम स्वनिधि का, तो वो एक सम्मान का भी प्रतीक होता है उनका। और मैं तो कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे याद है मैं आगरा में जा रहा था, सुबह सुबह का वक्त था और वहाँ पर एक चाय वाली हमारी मैया थी, उनके पास मैं गया तो वो बीकानेरी चाय बना रही थी। तो उनका एक टैग लगा हुआ था स्वनिधि में। मैंने उनसे पूछा कि आपने पैसे लिए हैं तो क्या इस चाय के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाय तो बनाती थी, लेकिन मैंने 10,000 रुपया जब मुझे पता चला कि मिलेगा तो मैंने सब्जी का एक ठेला लिया और उस पर सब्जी बेचना शुरू किया। आप समझिए इतना बदलाव उन्होंने इतनी खुशी के साथ वो चीज़ें हमारे साथ शेयर की कि 10,000 रुपये बैंक देते ही नहीं थे। मतलब उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनका कोई पता नहीं था। लेकिन अब वो एक टैग लगा के जिसमें उनकी फोटो, उनका नंबर, उनके लोन का नंबर, कितना पैसा मिला, बड़े ही सम्मान के साथ वो डिस्प्ले करते हैं। कई सारे ठेलों पे मैंने देखा है कि वो डिस्प्ले करते नजर आते हैं। लेकिन सर, ये जो क्रेडिट सिस्टम का एक सपोर्ट है, कोरोना में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। चाहे अभी आप देखिए जो प्रधानमंत्री जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए जो विश्वकर्मा योजना शुरू की, उसमें भी क्रेडिट का कंपोनेंट है। तो ये बहुत ही सोच समझ करके सरकार इस कंपोनेंट को इंक्लूसिव बना रही है और एक तरह से डिसेंट्रलाइज कर रही है, सभी तक इसका फायदा पहुंच पाए। बिल्कुल अजय जी, मैं इसमें दो चीजें और उसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। इसमें आई कार्ड तो दे ही जा रहा है जिससे कि उन लोगों की पहचान भी बन रही है और गर्व से वो आज अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इंश्योरेंस कवरेज का भी एक कंपोनेंट है। और तीसरी बात, इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी प्रावधान। मतलब ये खाली ऋण देने की योजना नहीं है, इसको पूरी, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी ऑल इकोसिस्टम योजना है जिसमें सभी चीजें, सभी आयाम को कवर किया गया है। और इसमें ये जो लोन दे रहे हैं, उस लोन का फायदा क्या होगा, न केवल वो अपना जो जीविका है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। हमने देखा कोरोना काल में काफी लोगों के पास, क्योंकि बिल्कुल व्यवसाय खत्म हो गए थे, रेहड़ी पटरी वाले बिल्कुल बाहर हो गए थे, वो अपना बिजनेस तो साथ साथ दोबारा शुरू कर भी पा रहे हैं। और साथ साथ जितने भी ये हमारे वेंडर्स भाई हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनको हम मेन धारा में, मुख्य धारा में इस योजना के अंतर्गत उनको ला पाए। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोफेसर साहब, आऊंगा हम कर सके हैं इस योजना के। बिल्कुल, एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोफेसर साहब, उसके बाद जब आऊंगा तो आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं पर इतना भरोसा क्यों है प्रधानमंत्री का। और एनपीएस की बात करी तो बहुत ही कम नजर आता है। अब वो जो सुबह सुबह आते थे ना पैसे देने वाले और शाम को अपना वसूली करने वाले, अब वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और हम चर्चा कर रहे थे जो PM स्वनिधि योजना है और जो गरीब वंचितों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उस पर प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल वही था कि महिलाओं के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ इन सभी योजनाओं को जोड़कर देखा जाना, क्यों इतना भरोसा करती है ये मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर? देखिए, उसकी वजह है कि आज हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते। आज हम बात करते हैं विकास में महिलाओं को भागीदार बनाने की, जिस डेवलपमेंट को हम कहते हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट। आज देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं कुछ उदाहरण से आपको इस बात को समझाऊं, जितने जनधन योजना में अकाउंट्स खुले उसमें 50% से ज्यादा अकाउंट्स महिलाओं के थे। मुद्रा योजना में जो लोन दिए गए, ऋण दिए गए आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर, उस लोन में भी 50% से ज्यादा लोन महिलाओं के थे। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। उस जाल के तहत हम लखपति दीदीज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि हमें 1 लाख लखपति दीदीज बनानी है। आज वो लक्ष्य बढ़ाकर, वो पिछले बजट में हमने देखा, उसको और आगे कर दिया। जी जी। इतनी महिलाएं आज लखपति बन गई हैं, लाखों रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कमा रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक हमारे देश में महिलाओं को पिछड़ा हुआ समझा जाता था, उनके विकास में कोई भूमिका नहीं थी। आज विकास के इस दौड़ में महिलाएं साथ में कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। दूसरी बात, हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबलीज में सबसे पहले इस देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। ये कोई कम बात नहीं, पूरे दुनिया में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आज हम वीमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास जो होगा उसमें हमारी महिलाएं बराबर की साझेदार होगी। इस दिशा में, इस फिलॉसफी के साथ, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, वक्त निकालने के लिए। आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और चलते चलते आपको दिखा देते हैं कि आज बाजारों की शुरुआत कैसे हुई। सेंसेक्स की जो ओपनिंग है वो नेगेटिव बायस के साथ शुरुआत हुई थी और 210 अंक नीचे 72,886 के स्तर पर सेंसेक्स खुला और निफ्टी में भी नेगेटिव बायस दिखाई दिया। कल फायदे के साथ बंद हुए थे बाजार, लेकिन आज निफ्टी की शुरुआत 82 अंक नीचे 22,064 के स्तर पर हुई है।
आज बढ़ने वाले शेयर्स में पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेज, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी शामिल रहे। आधे से करीब 0.25% की बढ़त यहाँ पर दिखाई दी। टॉप लूजर्स पर निगाह डालते हैं, जहाँ पर गिरावट थोड़ी सी नजर आ रही है। शुरुआत में देखें बीपीसीएल करीब 3% नीचे, ग्रासिम 1.3% नीचे, एसबीआई लाइफ, एलएनटी और इन्फोसिस में गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल आज की इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे डीडी न्यूज के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियासी